जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी के बीच टीम एजुकेशन गोपीगंज पर हिंदी महासंग्राम के वीडियो नंबर 4 लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं, जिनमें आज हम सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सघोष अघोष में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में कन्फ्यूजन्स होते हैं। इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से आप तक सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और साथ ही साथ पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हें हम आपको अवगत कराएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए खास बनने वाला है और आपके दोस्तों के लिए भी खास होने वाला है। यदि आप उन्हें शेयर करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इन्हें देखकर अपने इन टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं और इनसे जो कन्फ्यूजन बनते हैं उन्हें दूर और उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ हिंदी महासंग्राम की 3 वीडियो आपके पहुंचा दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां आप लिंक के माध्यम से या टीम एजुकेशन गोपीगंज के सीधे वेबसाइट पर जाकर आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं उस वीडियो को और देखकर अपने हिंदी महासंग्राम के सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण में हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं, जो प्राण एवं शक्ति होती है उसके आधार पर व्यंजन की प्रकार के बारे में बात करें तो व्यंजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम इसमें जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हमारा जो हिंदी वर्णमाला है इस तरह से कुछ होता है, जिनमें वर्ग के रूप में भी बांटा गया है। 5 वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में बांटा गया है। इनमें देखा जाए तो जो अल्प प्राण आता है, किसी वर्ग के पहले नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर के जो वर्ण होते हैं इन्हें अल्प प्राण में रखा गया। इसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन है इन्हें भी अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण है। तो क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म। इसके साथ य, र, ल और व को भी अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। आइए ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। जो ट्रिक है 135 अंतस्थ अल्प प्राण होता है। 135 का अर्थ किसी वर्ग के पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होता है उन्हें, उसके साथ अंतस्थ जो वर्ण होते हैं उन्हें अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। आइए देख लेते हैं 135 और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देख लेते हैं। क, घ, अंग, च, झ, ञ, ट, ढ, अण, त, ध, द, न, प, ब, म। इसके साथ साथ य, र, ल, व, ये सभी भी अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ 135 अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ हम देखेंगे महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण के बारे में भी देख लीजिए। तो जो महाप्राण होता है दोस्तों, उनका जो वर्ग होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, इसके साथ साथ सकार और या ऊष्म व्यंजन को महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। 24 अर्थात किसी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण के साथ साथ ऊष्म व्यंजन को महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। वर्णों को देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण है। तो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इसके साथ साथ श, क्ष, श, ह। इन सभी चीज़ों को महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। इसमें देख लेते हैं 24 ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एक बार ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। जो 24 उष्म महाप्राण हैं उसमें शब्द हैं
ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, शकार के साथ साथ ह को भी महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगली टॉपिक है क्या? तो अगली टॉपिक जो है आपका सघोष अघोष है। तो पहले जान लेते हैं जो कंपन के आधार पर व्यंजन होता है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अघोष, दूसरा सघोष अथवा घोष के अंतर्गत रखा गया है। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण है जो अघोष और कौन कौन से वर्ण है जो सघोष के अंतर्गत आते हैं, सघोष अथवा घोष के अंतर्गत। ट्रिक क्या है आपका? तो 12 सकार अघोष, 12 सकार अघोष, बाकी सब सघोष अथवा घोष माने जाते हैं। 12 सकार का अर्थ है किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण, पहले दूसरा, पहला दूसरा, पहला, सॉरी बस यहीं तक, पवर्ग तक। उसके बाद इसके साथ साथ आपका जो सकार होता है श, श, स, इन सभी को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। आप यदि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे सर ये तो 13 हो रहा है। तो दोस्तों ये 13 हो रहा है, शब्द 13 है, लेकिन जो 12 है यह आपका किसी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण लेकर के बनाया गया है 12। तो 12 शकार, 12 यानी पहले किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को और शकार अथवा तीनों स को मिलाकर अघोष के अंतर्गत रखा गया है। और बाकी जितने भी वर्ण आपके बचते हैं सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष और घोष के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं जो 12 शकार है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, ह, श, इन सभी वर्णों को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। सबसे अच्छा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है आपका, इस ह को पूछा जाता है। ये ह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो यह दोस्तों है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन यह देखा जाए तो ये पूछा जाता है महाप्राण के अंतर्गत, यह पूछा जाता है घोष के अंतर्गत होता है। यह किसके अंतर्गत होता है? घोष के अंतर्गत होता है या सघोष के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? सघोष के अंतर्गत होता है। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ह किसके अंतर्गत आता है। तो ह जो है वह घोष अथवा सघोष के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन, सभी संयुक्त व्यंजन भी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष अथवा घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी स्वर भी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष अथवा घोष के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह भी सघोष अथवा घोष के अंतर्गत आते हैं। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को उसके साथ साथ तीनों स को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। बस आप इन सभी चीज़ों को अलग कर देंगे तो आपको इन दोनों में अंतर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या याद रखना है? किसी वर्ग के पहले और दूसरा के साथ साथ तीनों स को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। बाकी जितने भी वर्ण आपके सामने उपस्थित होंगे वो सभी आपका सघोष और घोष के अंतर्गत माने जाएंगे। याद हो गया होगा, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा क्योंकि यह वीडियो उनके लिए भी खास होने वाला है और इनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं। तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिससे वो अभी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर यूपी टेट में अपनी दक्षता को स्थापित कर सकें। तो गोपीगंज में अगर आप निवासी गोपीगंज के हैं तो गोपीगंज में एक कोचिंग स्मार्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से पश्चिम माहौल में चल रहा है।
यदि आप गोपीगंज के निवासी हैं तो कोचिंग करना चाहते हैं यूपी टेट के लिए, तो स्मार्ट कोचिंग सेंटर क्लासेज में आकर अपनी नामांकन करा लें और साथ ही साथ अपने अध्ययन को निरंतरता की प्रक्रिया में बनाए रखें। तो समय कम है दोस्तों, समय आपका बहुत कम है, आपको टाइम बहुत कम मिला है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन यूपी टेट का लगभग जारी हो चुका है कि फरवरी के अंत माह तक पेपर कराया जाएगा। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपके पास समय बहुत कम है। तो इस समय को देखते हुए आप अपनी तैयारी को अग्रसर बनाए रखें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदी वर्णमाला के एक टॉपिक और बचे हैं जिनमें समान वर्ण होते हैं, जैसे छ और छ उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में तो एक जैसे होते हैं, किंतु इनके जो शब्दावलियों में भेद होते हैं, यानी अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। इन सभी को हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।